जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। यहाँ 1 लाख लोगों पर तकरीबन 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। जापान में एक गांव है जिसका नाम है ओगिमी। इसे दुनिया का सबसे लंबी उम्र का गांव कहा जाता है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जापान के लोगों के पास कि वो इतना ज्यादा जी पाते हैं? उस सीक्रेट का नाम है इकिगाई। इस सीक्रेट को डिफाइन करते हुए, बताते हुए दुनिया के सामने एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई क्या है, इकिगाई को कैसे ढूंढा जाए, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इकिगाई जो कि एक जापानीज बुक है और इसकी मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस बुक को 57 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना पॉपुलर ये कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। जब आप इकिगाई बुक पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम से हमला हुआ, उसके बाद जब जापान पूरी तरीके से सदमे में था, ऐसा लगा था कि जापान अब बहुत सालों तक पीछे हो जाएगा। लेकिन आज जापान के लोग, जापानीज लोग कैसे दुनिया से टक्कर ले रहे हैं, कंपटीशन के इस माहौल में बहुत आगे दौड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम इकिगाई बुक। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की सीरीज, लर्निंग सीरीज, जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सबसे पहली लर्निंग तो यही है कि इकिगाई का मतलब समझिए। इकिगाई का मतलब होता है सुबह उठने का कारण। मैं अक्सर आपसे कहता हूं, हर सुबह मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। जापानीज लोगों ने अपनी इकिगाई को ढूंढ लिया है, अपने सुबह उठने के कारण को ढूंढ लिया है, वो रीजन जिसकी वजह से जीवन जीने में आनंद आए। सुबह सुबह आपकी नींद खुले तो आपको लगे कि आज दिन में करने के लिए मेरे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो इकिगाई अगर आप ढूंढ लेते हैं तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। जिन राइटर्स ने बुक लिखी है वो इस बुक में एक एग्जांपल देते हैं कि ओकिनावा, जहाँ पर ये सारी स्टडी हुई है, ओकिनावा में वो एक पेंट ब्रश फैक्ट्री में गए और एक ऐसी महिला से मिले जिन्होंने की पूरी लाइफ ब्रश में एक एक बाल जोड़ने में लगा दी और अब वो उस काम को बहुत सलीके से, बहुत एक्सपर्टीज के साथ करती है। इकिगाई जो है ये लंबा जिंदगी जीने का रास्ता तैयार करती है। अगर आप अपनी जॉब को अपना इकिगाई बना लेते हैं तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल नहीं आएगा, आपको ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे घर भागना है, आपको याद नहीं रहेगा कि कितने घंटे बीत चुके हैं, अगर आप वो काम कर रहे होंगे जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं। अपना इकिगाई कैसे ढूंढें, उसके 4 बहुत आसान तरीके इस बुक में बताए गए हैं। सबसे पहला है पैशन। पैशन का मतलब है कि वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिससे करने में आप एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं, उसे कहते हैं पैशन। फिर आता है दूसरा प्रोफेशन। वो काम जिसे करने में आप एक्सपर्ट हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने से बन जाता है प्रोफेशन। तीसरा आता है वोकेशन। वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को भी उस काम की जरूरत है, दुनिया की भी मदद हो रही है, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वोकेशन यानी कि पेशा। और चौथा आता है मिशन। जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है, आप उस काम से मोहब्बत करते हैं, इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो बन जाता है मिशन। ये 4 तरीके आपका इकिगाई ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आग के ऊपर अपने हाथ ऐसे रख करके बैठ जाइए तो आपको 1 मिनट भी घंटों के बराबर लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, अपनी क्रश से बात करनी है, अपने क्रश से बात करनी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत चुका है। यही लर्निंग है इकिगाई की नंबर 2, जिसे कहते हैं फ्लो में रहना, यानी कि वो काम करना जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा किसी पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए, उनके पास से आप निकल जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो इतना मशगूल हो जाते हैं अपने काम में, इतना फ्लो में रहते हैं कि समय जो है उनके साथ बह जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बोरिंग काम कर रहे होंगे तो फिर वो समय काटना बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए इकिगाई कहती है कि ऐसा प्रोफेशन चुनिए जिसमें आपको वक्त का पता ना चले, आपको आपका काम बोझ ना लगे, यही आपका इकिगाई होगा। जापान के लोग जो है अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं। कोई झाड़ू लगाता है तो इतनी शिद्दत से लगाता है कि उसके काम को देख करके दूसरा व्यक्ति खुश हो जाए। कोई सब्जी उगाता है तो इतनी शिद्दत से उगाता है कि बेस्ट सब्जियां उगाता है। यही जो सीक्रेट्स हैं ये जापान को सुपर पावर बनाते हैं, क्योंकि वहां का हर सिटीजन अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना चुका है। ये फ्लो जो है एक ऐसी अवस्था है जहां आप इस तरीके से काम में इन्वॉल्व हो जाएं कि दूसरी चिंता का, दूसरी बात का आपके काम पर कोई असर ना पड़े। जैसे बच्चे जब खिलौने से खेलते हैं तो इतने मशगूल हो जाते हैं, उन्हें और किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता और किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। जापान के लोग जो हैं वो एक चीज़ के लिए और कहते हैं कि सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी जगेंगे तो आप 1 घंटा अपने लिए निकाल पाएंगे, अपने गार्डन के लिए निकाल पाएंगे, अपनी हॉबी के लिए निकाल पाएंगे, अपनी फेवरेट बुक्स के लिए निकाल पाएंगे, अपने आप के लिए निकाल पाएंगे। तो ये भी एक वो सीक्रेट जो है दुनिया को बताते हैं कि सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए। तीसरी लर्निंग जो इकिगाई देती है वो है हारा हाकी बू। इसका मतलब है फिल योर स्टमक अप टू 80%।
अपने पेट को मात्र 80% ही भरिए, थोड़ी सी जगह खाली रखकर चलिए। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि थोड़ा सा कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए। ओबेसिटी नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी, आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। ये जापानीज दुनिया के साथ में सीक्रेट शेयर करते हैं, इकिगाई बुक में बताया गया है। हाराहाकी बुक को फॉलो कीजिए। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं मकोटो सुजुकी, जो कहते हैं, जिन्होंने 70s के डेकेड में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सारी स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि इनके जो भोजन की अगर मैं बात करूं तो वैरायटी बहुत होती है। यहाँ पर कम से कम 206 तरह की डिशेस होती हैं, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, मसाले हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो फल और सब्जियों की 5 सर्विंग जो है वो रोज खाते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी प्लेट में रेनबो कलर, जो इंद्रधनुष के रंग हैं, हर रंग की कोई ना कोई चीज खाने में शामिल हो। उनका भोजन बहुत ही सादा रहता है, चावल होते हैं, नूडल्स होते हैं, नमक और चीनी का कम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वहाँ पर चीनी की खपत 60% कम है और नमक की खपत जो है वो 50% कम है जापान में। जापानीज लोगों का बहुत ही आसान सा तरीका है। ओकिनावा का स्पेशली मैं बात करूं कि मीठा नहीं खाना है, पोर्शन बहुत छोटा रखना है, छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इसमें ऐसा लगता है आपको कि बहुत सारा खाना परोस दिया गया है, जबकि असल में खाना बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप और बीन्स के जो हैं स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने अब जाकर के समझा है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज के बाद में समझा है, उसे ओकिनावा के लोग बहुत पहले समझ चुके हैं, और इसीलिए वहां पर शतायु पार के लोग, 100 पार करने वाले लोग बहुत सारे रह रहे हैं। चौथी जो लर्निंग इकिगाई से मैंने सीखी है वो है मोरिटा थेरेपी, यानी कि एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज, जैसी हैं वैसी अगर आप स्वीकार लेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, लेकिन तब उन्हें समझ में आता है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो रह जाती है। इसलिए चीज़ों को जैसी हैं वैसी अगर आप स्वीकारेंगे तो तनाव कम होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों की जो ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग एक तो नया सीखना बंद कर देते हैं, नया कुछ करना बंद कर देते हैं। उनको पुरानी रूटीन, पुराने लाइफस्टाइल, उसकी आदत पड़ जाती है कि वो नई चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी ईज फील नहीं करते, और फिर जो है उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी बंद हो जाती है। इसलिए ब्रेन को भी लगातार एक्टिव रखिए, चेस खेलते रहिए, शतरंज खेलते रहिए, और इस मोरिटा थेरेपी का भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करती है। मोरिटा थेरेपी में कहा जा रहा है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी एक्सेप्ट कीजिए। 4 फेजेस हैं इसके। सबसे पहला है कि आप रिलैक्स हो जाएं, और 1 हफ्ते तक कहा जाता है इसमें थेरेपी में कि मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने के लिए कहा जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए, फालतू की बातों से दूर रहिए। दूसरा जो इसका चरण है उसमें एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता है, वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा जो चरण है उसमें एक्टिविटीज़ को थोड़ा और बढ़ाया जाता है, जैसे कि पेंटिंग कीजिए या लकड़ी काटने का काम कीजिए। कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्टिव काम जोड़ दिए जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, माइंड को इंगेज किया जाता है। और फिर चौथा फेज़ आता है मोरिटा थेरेपी में कि जब पेशेंट ठीक होने लगता है, रिकवर होने लगता है, तरोताज़ा फील करने लगता है, तो पुरानी दुनिया से निकल करके एक नई सोच, नए पर्पस, नए उद्देश्य के साथ में जीवन में एंट्री कर रहा होता है। तो ये 4 फेजेस में मोरिटा थेरेपी होती है। जापान के जो लोग हैं वो मोरिटा थेरेपी की मदद से गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट करके उनको माफ़ कर देते हैं। दिन भर में जो कुछ गलतियां हुई उनको शाम में माफ़ कर देते हैं, गिल्ट नहीं रखते हैं, अगले दिन की फ्रेश स्टार्ट करते हैं और फ्रेश लाइफ हर दिन जीना शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग नंबर 5 इकिगाई से सीखने को मिलता है रेडियो टाइसो के बारे में। ये क्या है? इसका मतलब है कि आप हमेशा बॉडी को मूवमेंट में रखिए, चलते फिरते रहिए। जापान के जो लोग हैं उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट ये है कि वो हमेशा अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम में एक ट्रेडिशन है, 50 साल पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है। सुबह और शाम में रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करवाए जाते हैं जिनसे लोग एक्सरसाइज कर सके, लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। और ये ट्रेडिशन 50 सालों से भी ज़्यादा समय से चला आ रहा है। इसे रेडियो टाइसो कहा जाता है क्योंकि रेडियो पर ये प्रोग्राम आ रहा है। जापान की हर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम शुरू करने से पहले रेडियो टाइसो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी फॉरेन में ही क्यों ना हो। ज़्यादातर लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे पास में जिम जाने का टाइम नहीं है, सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है बॉडी को मूवमेंट में रखने की, फिट रखने की। जापान के जो लोग हैं वो ज़्यादा समय तक एक जगह नहीं बैठते हैं, बीच बीच में चल फिर लेते हैं। इससे उन्हें मोटापा, दूसरी बीमारियां नहीं लगती हैं, लंबी जिंदगी जी पाते हैं। तो आप भी ये रूल बनाइए
कि अपनी लाइफ में डेली जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा लाइफ टाइम करते रहेंगे। चाहे आप आधे घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट की वॉक कर लेंगे, तब भी आपका रेडियोटाइस वाला काम पूरा हो जाए। और जाते जाते आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर शिगाकी हिनोहारा, जो 105 साल तक जिए और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक भी वो हॉस्पिटल जाते थे, पेशेंट्स को देखते थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो लंबा जीवन जी सकते हैं। इकिगाई बुक भी आपको यही सिखाती है। अपनी लाइफ का इकिगाई जो है उसे ढूंढ निकालिए और उसके बाद अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जापानीज जो लोग हैं वो एक बात और कहते हैं कि इम्परफेक्शन को स्वीकार करना शुरू कीजिए। जापानीज कल्चर में माना जाता है कि इम्परफेक्ट चीज़ें जो हैं बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि टूटा हुआ कप भी सुंदर होता है। हम टूटे हुए कप को नाकारा समझ लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। वहाँ टूटे हुए कप के कॉन्सेप्ट को वाबी साबी कहते हैं। इसकी मदद से आप जिंदगी को खुशियों के साथ जी सकते हैं। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज, जैसी है वैसी ही स्वीकार सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि जिंदगी को कमियों के साथ स्वीकारें और ज्यादा एनर्जी के साथ कम तनाव लेकर के लंबा जीवन जीना शुरू करें। इकिगाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप पढ़िएगा जरूर। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।